हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस साइंस एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वाली वीडियो के अंदर अपन ने मानव श्वसन तंत्र से संबंधित 15 प्रश्नों को देखा था और उससे पहले वाली वीडियो के अंदर अपन मानव श्वसन तंत्र से संबंधित 10 प्रश्नों को देखा था। यानी कि अपन ने श्वसन तंत्र में से टोटल 25 प्रश्नों को देखा। सब के सब प्रश्न इंपॉर्टेंट थे और 25 प्रश्नों के द्वारा मानव श्वसन तंत्र आपके पूरा समझा दिया गया था। कहीं कोई कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा गया था, इसलिए पिछले वाले वीडियो को जाके देख लीजिए। उससे पहले अपने मानव पाचन तंत्र को देखा था। अब कुछ बच्चे मेरे को कहता है कि गुरुजी हम 10वीं में हैं, 9th में हैं, 8th में हैं, क्या हमारे लिए ये वीडियो काम का है? बिल्कुल, आपके 9th में, 10th में, 11th में सब के अंदर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मानव ह्यूमन फिजियोलॉजी से संबंधित पोर्शन दिया गया है। आगे जाओगे तो भी आपके आएगा, कंपटीशन में भी हर जगह आपके आता है। तो ये वीडियो यानी कि ये आपका जो चैनल है, ये चैनल आपके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए हमारे साथ हमेशा बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे साथ जोड़िए ताकि उनको भी फायदा मिले और हमारे को मोटिवेशन मिले कि कहीं ना कहीं बच्चे गुरुजी का सपोर्ट करते हैं। अब सबसे पहले आज का पहला प्रश्न है, उसके साथ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आज का जो सेशन है वो मानव रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। इस रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर अपन टोटल आज 10 प्रश्नों को देखेंगे। कॉपी और पेन लेके बैठिए। साथ साथ में जैसे ही आपके प्रश्न पूरे हो जाते हैं तो अपने खुद का मूल्यांकन कीजिए और मूल्यांकन करने के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप का मूल्यांकन करके अपने आप को पूछिए कि क्या मैं जो लॉकडाउन के अंदर बैठा हूँ कि कुछ पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। अपने आप खुद का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कोई मोटिवेशन देने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को कहीं कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्ट रूप से फायदा होगा, ठीक है। पहली बार चैनल पर आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को फायदा हो, मेरे को मोटिवेशन मिले। सबसे पहला प्रश्न अपन देखते हैं कि पहला प्रश्न यहाँ पर है, रक्त क्या है, ब्लड क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहली आपकी गलती है कि आप प्रश्नों को तरीके से पढ़ते नहीं हो, फटाफट आंसर देने की कोशिश करते हो और आपका आंसर स्लिप हो जाता है, आपका आंसर गलत हो जाता है। तो सबसे पहले जो भी मेरे साथ कंपटीशन के बच्चे जुड़े हुए हैं वो कृपया सुन लीजिए ध्यान से कि प्रश्नों को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद प्रत्येक ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना है। आपका ध्यान प्रश्न के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न पूछा, रक्त क्या है? रक्त तरल उपकला उत्तक है। बच्चे तरल देख के टिक कर देते कि सही है, लेकिन तरल उपकला उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, क्या क व ख दोनों है या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, मैं देख पा रहा हूं कि अधिकांश बच्चे बिल्कुल सही जा रहे हैं। बिल्कुल 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 अधिकांश बच्चे यहाँ पर ग उत्तर बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ग उत्तर है वो एकदम गलत उत्तर है। आपका जो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा वो सही उत्तर रहेगा, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर है तरल संयोजी उत्तक, यानी कि ख उत्तर सही है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल प्रकृति का होता है। यहाँ पर तरलता रक्त को प्रदान करने का काम करता है प्लाज्मा, और यहाँ पर उसके अंदर रक्त कणिकाएं पाई जाती है जो 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले का सही आंसर जो रहेगा वो सही आंसर रहेगा, आंसर ख सही रहेगा। उम्मीद करता हूं कि सबका उत्तर सही हुआ होगा। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कल आपने 25 बच्चों को लाइव लाया था और मुझे अच्छा लगा। आज एक बार पुनः सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइव लाइए, ये आपका कर्तव्य है। मैं बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए ये वीडियो लेके आता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ और आप छोटा सा प्रयास नहीं कर सकते। अपने दोस्तों यारों को जगाइए और उनको वीडियो को शेयर कर दीजिए। कुछ बच्चों की शिकायत आ रही थी कि गुरुजी वीडियो थोड़ा बड़ा बनाइए, ठीक है। तो मैं आप सभी से राय लेके अगले सोमवार से थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनाने की कोशिश करूंगा यदि आप कहोगे तो। लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ, जहाँ तक समझता हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, अनुभव मेरा कहता है कि छोटा वीडियो होगा तो आपको देखने में आसानी रहेगी। बाकी आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर बता सकते हो कि कहीं ना कहीं वीडियो बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। दूसरा जो आपका प्रश्न है वो आपका प्रश्न है, हेमेटोक्रिट का क्या अर्थ है? हेमेटोक्रिट क्या है? आरबीएससी की किताब के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है हेमेटोक्रिट। क्या रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की प्रतिशतता, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की प्रतिशतता, रुधिर में
रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता, और इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 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 आपका लगभग सही आंसर बता रहे हैं। यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ग रहेगा। वैसे देखें तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन हेमेटोक्रिट का मतलब होता है रक्त में उपस्थित रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यानी कि पूरा जो रक्त होता है, यहाँ पर प्लाज्मा है, ये रक्त है, इसके अंदर टोटल के अंदर जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है उसकी जो काउंट होगी उस काउंट को हेमेटोक्रिट कहते हैं। और इसके लिए डॉक्टर एक टेस्ट करता है, उस टेस्ट को यहाँ पर कहते हैं HCT टेस्ट, हेमेटोक्रिट टेस्ट। एच मतलब हेमेटो, सी मतलब क्रिट और टी का मतलब टेस्ट। हेमेटोक्रिट टेस्ट के द्वारा रक्त में रक्त कणिकाओं को मापा जाता है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि यदि आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी का पता लगाना है, आरबीसी का पता लगाना है या प्लेटलेट्स का पता लगाना है, तो उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट किया जाता है जिसको HCT कहते हैं। और इसके साथ साथ में आपके कहीं पे HCT टेस्ट नहीं किया जाता है, सीधा CBC टेस्ट किया जाता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो CBC लिख के देता है। CBC का मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट, जितनी भी आपकी ब्लड है उसके अंदर कितना प्लाज्मा है, कितना हीमोग्लोबिन है, कितना आयरन है, जो भी है सभी चीज़ों को यहाँ पर बता दिया जाएगा, कितना प्लेटलेट्स है। तो यहाँ पर HCT टेस्ट नहीं किया जाता है, आपकी CBC की जाती है। कंप्लीट ब्लड काउंट के द्वारा WBC और RBC का पता लगाया जाता है, अतः CBC करने पर HCT करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए नॉर्मल रूप से डॉक्टर HCT टेस्ट नहीं करता है, लेकिन स्पेशल रूप से आपको यदि पता लगाना है कि आपके अंदर शरीर के अंदर या खून के अंदर RBC कितनी है तो आप HCT कर सकते हो। आपके प्रश्न आ सकता है कि रक्त के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, या रक्त काउंट के लिए रक्त में उपस्थित रक्त कणिकाओं का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन के अंदर HCT भी है, CBC भी है, तो उपयुक्त दोनों होगा। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन के अंदर अलग अलग है तो दोनों अपने अपने स्थान पर सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, खुले परिसंचरण तंत्र की क्या विशेषता है। खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है, एक होता है खुला और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुले की क्या विशेषता है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। खुला परिसंचरण तंत्र क्लास 8th में भी आता है, 9th में भी आता है, 10th में, 11th 12th हर जगह आता है। ये 12th की किताब से प्रश्न बना हुआ है। आपको कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेरे साथ बने रहिए। चाहे बच्चा छठी का है, चाहे 12वीं का, चाहे कंपटीशन का है, आपको निरंतर रूप से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, 100% कह रहा हूँ। क्या खुले परिसंचरण तंत्र की विशेषता है, रक्त नलिकाओं में न बहकर कोटरों में बहता है। क्या खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती है, रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती है, तो उसके स्थान पर क्या पाया जाता है, कोटर पाए जाते हैं। ठीक है, रक्त कोशिका व ऊतकों के मध्य सीधा प्रवाहित होता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। खुला परिसंचरण तंत्र कीटों व मोलस्कस संघ के प्राणियों में पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा वो आंसर घ रहेगा। उपरोक्त सभी सही है। यहाँ पर मैंने एक मोलस्कस संघ के प्राणी का डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको हृदय दिख रहा होगा, हार्ट, और ये हार्ट है, और हार्ट के द्वारा जो रक्त निकलेगा वो सीधा सीधा यहाँ से निकलेगा और कोटरों में जाएगा, और कोटरों के द्वारा पूरे शरीर में परिसंचित होता रहेगा। रक्त को ले जाने के लिए धमनी और सिरा, यानी कि इसके अंदर नलियां नहीं पाई जाती है, रक्त नलियां नहीं पाई जाती है। ये खुले परिसंचरण तंत्र की विशेषता है। यदि आपसे बंद पूछे तो बंद में नलियां पाई जाती है, मारवाड़ी में भोंगलिया कहते हैं, नलियां पाई जाती है। और नलियां भी दो प्रकार की होती है, धमनी और सिराएं। धमनी और सिराएं, धमनी, मनी का मतलब मनी रोटी को ले जाती है, यानी कि रक्त को हृदय से ले जाने का काम करती है, और सिरा जो होती है वो वापस लाने का काम करती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ग रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपका प्रश्न है, कौन सा भाग रक्त परिसंचरण में भाग नहीं लेता है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा भाग रक्त परिसंचरण में भाग नहीं लेता है, हृदय। बिल्कुल, हृदय तो लेता है भी। हृदय एक पंप का कार्य करता है, पूरे शरीर में रक्त को भेजने का काम करता है। और यदि आपके शरीर में से हृदय को निकाल दिया जाए तो आपके शरीर में रक्त परिसंचरित ही नहीं होगा, आदमी की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। उसके अलावा धमनी और सिरा, बिल्कुल धमनी और सिरा, जैसे ही रक्त हृदय से बाहर निकलता है तो धमनी और सिरा जो होती है वो इंपॉर्टेंट रूप से रक्त को ले जाने और वापस लाने का काम करते हैं। कलेजे के लिए मैंने एक कहा था, इसको यकृत कहता है, इसको जिगर कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा फेफड़े,
तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहेगा, बिल्कुल 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 सबका आंसर लगभग लगभग सही आ रहा है। यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो जिगर रहेगा, यकृत। ठीक है, यकृत जो होता है वो रक्त के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र में भाग नहीं लेता है, बाकी फेफड़े भी लेते हैं। सबसे पहले जो रक्त होता है वो रक्त कहाँ से आता है, सबसे पहले रक्त जो होता है, सबसे पहले जो ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीजन फेफड़ों में आएगी, फेफड़ों में जो रक्त है उस रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिल जाएगी, और वो जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो सीधे सीधे इसके द्वारा इस बाएं वाले पार्ट में जाएगा, बाएं वाले पूरे शरीर में घूम के आने के बाद वापस इस दाएं पार्ट में आएगा, और दाएं पार्ट में आने के बाद वापस फेफड़ों में जाएगा। ये पूरा प्रोसेस निरंतर रूप से चलता रहता है। ऐसी प्रक्रिया को रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और एक चीज और, हमारे शरीर का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र है। दोहरा कैसे, तो सबसे पहले जो रक्त होगा वो फेफड़ों के द्वारा हृदय में जाएगा, तो एक बार यहाँ से हृदय में एंट्री करेगा, उसके बाद पूरे शरीर में घूम के आने के बाद वापस यहाँ से हृदय में प्रवेश करेगा, यानी कि दूसरी बार यहाँ से प्रवेश करेगा। तो यानी कि आपके शरीर में जो रक्त होता है वो 2 बार हृदय में प्रवेश करता है, एक बार फेफड़ों से हृदय में, एक बार ऊतकों और कोशिकाओं से वापस हृदय में। इसलिए हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है, चीज को देख लीजिए, आपकी किताब का पोर्शन है तो आप इस चीज को अच्छे से पढ़ लीजिए। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1928 में विलियम हार्वे ने की थी। सबको पता होगा, नहीं पता है तो लिख लीजिए, बार बार इस चीज को पढ़िए। और उसके अलावा रक्त परिसंचरण तंत्र में 2 विशेष प्रकार की नलियां होती है, एक होती है धवनी और एक होती है शिरा। धवनी क्या करती है, धवनी शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती है हृदय से शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों और ऊतकों तक ले जाने का काम कौन करती है, धवनी। ट्रिक एक, द मनी, पीछे क्या रहा, मनी रोटी को हमेशा ले जाती है, और मनी जो रोटी ले जाती है वो शुद्ध होती है, और जैसे वो खाएगी तो अशुद्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले धवनी जो होगी वो रक्त को ले जाने का काम करेगी। शिरा जो होगी वो रक्त को वापस लाने का काम करेगी, और शिराओं के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त होता है। और एक चीज ध्यान रखना, पाल्मोनरी जो धवनी होती है और पाल्मोनरी जो शिरा होती है उसके अंदर, पाल्मोनरी धवनी के अंदर अशुद्ध रक्त होगा और पाल्मोनरी शिरा के अंदर शुद्ध रक्त होगा। यहाँ पर ये अपवाद के रूप में आपको याद करना पड़ेगा, मैंने बताया भी था आपको, और ये चीज आपको ध्यान भी रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है, यानी कि रक्त की उत्पत्ति, रक्तोत्पत्ति कहाँ होता है, रक्त प्लस उत्पत्ति। देखो यहाँ पर आपके संधि से शब्द बना है, रक्त प्लस उत्पत्ति, यानी कि अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ हो जाता है। ये गुण संधि का उदाहरण है। रक्तोत्पत्ति यानी कि रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है, फेफड़ों में होती है, अग्नाशय में होती है, जिगर में होती है, या अस्थि मज्जा में होती है। उम्मीद करता हूं कि ये तो सबका प्रश्न सही होगा। ठीक है, बिल्कुल 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 सबका सही आंसर आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल लाइव लाइए, फटाफट शेयर कर दीजिए, सब सही जा रहे हैं। बिल्कुल, रक्त का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। बच्चे मेरे से पूछते हैं, छोटी क्लास के, हालांकि बड़ी क्लास के बच्चे भी मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी अस्थि मज्जा क्या होता है, ये कौन सा मज्जा है। तो ये अस्थियों में पाया जाने वाला मज्जा है। ये जो आपकी अस्थि है, इस अस्थि का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है, इस स्टार्टिंग पार्ट के अंदर विशेष प्रकार की कोशिका होती है, उस कोशिकाओं के द्वारा रक्त का निर्माण किया जाता है। और ऊपर वाला जो मज्जा होता है उसको लाल अस्थि मज्जा कहते हैं, बीच वाले को येलो यानी कि पीला अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, तो इस लाल अस्थि मज्जा के द्वारा रक्त का निर्माण किया जाता है। और रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थोड़ा सा सोच लीजिए, आगे प्रश्न आ जाएगा कि रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अस्थि मज्जा, सबका आंसर सही हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। ठीक है, वीडियो को रोचक बनाइए। आगे प्रश्न को अपन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है। राजस्थान पुलिस 2011 एनटीपीसी, ठीक है, इसके अंदर पूछा गया प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त से संबंधित प्रत्येक कंपटीशन में कहीं न कहीं प्रश्न आता है। 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 10 से 12 लीटर। ठीक है, बिल्कुल मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सब सही जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट। सबका आंसर सही होगा, ये तो बिल्कुल सबका आंसर सही है, करेक्ट। ए सही है, यानी कि 5 से 6 लीटर एक वयस्क व्यक्ति के अंदर रक्त पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मानव रक्त के पीएच का मान क्या है।
हमारा जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.9 होता है, 6.7 होता है, 7.4 होता है, 8.1 होता है। 10वीं की किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रक्त का जो पीएच मान होता है वो हल्का क्षारीय होता है, अर्थात 7.4 इसका पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान ध्यान रखना, आंसू का पीएच मान और रक्त का पीएच मान लगभग बराबर होता है। आंसू और आपके रक्त दोनों का पीएच मान समान होता है 7.4। ठीक है, कोई डाउट नहीं, आप अच्छे तरीके से इस चीज को याद रख सकते हो। रक्त और आंसू एक ही चीज है, जैसे आपको कोई बाहर से मारता है तो यहाँ रक्त आएगा, यहाँ आंसू आएंगे। ठीक है, ऐसे करके 7.4 याद रखिए। मैं बार बार कह रहा हूं, कैसे भी करके चीज आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, फिट हो जानी चाहिए, कहीं पे भी प्रश्न आए आपका आंसर सही होना चाहिए। मैं आपके लिए इतनी प्रैक्टिस करता हूं कि बच्चों को कहीं पे आगे जाके कोई तकलीफ नहीं हो। आंसू और रक्त एक ही चीज है, ऐसे समझ लो। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। प्रश्न 8वां प्रश्न है। 8वां आपका प्रश्न है, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में कई सारे आयन प्रेजेंट होता है, जैसे सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सिल्वर होता है। सोना जो होता है वो सोना आपके शरीर में होता है, बिल्कुल आपके शरीर में सोना होता है। यदि एक मैं आपको फैक्ट चीज बता रहा हूं, यदि 40,000 लोगों में से ब्लड निकाला जाए और उस ब्लड में से यदि सोने को निकाला जाए तो लगभग एक, मारवाड़ी में कहते हैं, एक आठानी वेटी बन सकती है, यानी कि एक 8 ग्राम की वेटी बन सकती है। यानी कि 40,000 लोगों में से रक्त को निकालकर उसमें से यदि सोने को निकाल दिया जाए तो 8 ग्राम सोना निकलता है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट चीज है ये। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में बहुत सारे आयन पाए जाते हैं, बहुत सारी धातुएं पाई जाती है। सोडियम धातु होती है, एक मिनट, सोडियम धातु होती है, बिल्कुल सबसे प्रमुख आयन कौन सा है, तो सोडियम है। ठीक है, कैल्शियम भी होता है, बिल्कुल कैल्शियम तो जरूरी है हड्डियों के लिए भी, कैल्शियम होगा तो ही विटामिन डी बनेगा। आपकी जो पेशियां है वो गति करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। मैग्नीशियम भी होता है, ठीक है, लेकिन कॉपर आपके शरीर में नहीं होता है। ध्यान रखना, कॉपर आपके शरीर में नहीं होता है। ये आपके दिया हुआ, आपकी किताब के अंदर एक सारणी बनी है, उस सारणी में सबसे नीचे लिखा हुआ है अकार्बनिक और कार्बनिक आयन, उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है। तो वहां से मैंने ये प्रश्न बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो नेक्स्ट प्रश्न है रक्त का अध्ययन। और रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? जब आप रक्त का अध्ययन करते हो, यानी कि जब आप आरबीसी को पढ़ते हो, डब्ल्यूबीसी को पढ़ते हो, प्लेटलेट्स को पढ़ते हो, इसके अंदर भी कौन कौन सी कोशिका होती है। जैसे अपन देखें, रक्त जो होता है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होती है ब्लड सेल्स। अपन ने देखा था प्लाज्मा जो होती है वो रक्त का 55% भाग होती है, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होती है, यानी कि रक्त कणिका जो होती है वो 45% होती है। प्लाज्मा के अंदर देखोगे तो प्लाज्मा में 90% जल होता है, बाकी 10% यानी कि 8 से 10% जो होता है वो कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, और रक्त कोशिकाओं के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है, उसमें भी आरबीसी सर्वाधिक होती है। तो ये सभी चीजें अपन ने पढ़ रखी है। यहाँ पर आपको पढ़ना है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या ऑन्कोलॉजी कहलाता है, एस्ट्रोलॉजी कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है या एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल 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 सबका आंसर सही है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, सीधा सीधा एसएससी कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। बाकी चीजों के बारे में अपन देख लेते हैं कि ऑन्कोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, एंथोलॉजी क्या है, इस चीज को भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके ये दिया हुआ है सभी चीजें कि सबसे पहले वाली शाखा है जिसको आप ऑन्कोलॉजी कहते हो। ऑन्कोलॉजी क्या है? तो ऑन्कोलॉजी जो आपकी है वो है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कैंसर के निदान एवं उपचार के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऊपर लिखा हुआ है लेकिन हट गया यहाँ पर, ये पहला ऑप्शन जो है उसके अंदर ऑन्कोलॉजी जो लिखा हुआ है उस ऑन्कोलॉजी के बारे में ये वर्णन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मिनट रुक जाना हो, ये आपके यहाँ पर दिया हुआ है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कैंसर के निदान, उपचार एवं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, जिसको विज्ञान की ऑन्कोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है। और यह आपके एक फेफड़ों का कैंसर दिया हुआ है, इस कैंसर के बारे में अध्ययन करना, इसका उपचार कैसे किया जाए, इसका निदान कैसे किया जाए, ये सभी का सभी अध्ययन विज्ञान की ऑन्कोलॉजी शाखा के अंदर किया जाता है। दूसरी जो आपकी शाखा वो है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है ग्रह, नक्षत्र आदि के बारे में अध्ययन करना। ठीक है,
ये आपका कहलाता है एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष शब्द का यौगिक अर्थ ग्रह एवं नक्षत्रों से संबंधित रखने वाली विद्या से है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष शाखा, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ग्रहों, उपग्रहों, नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर सबसे पहले अलग अलग ग्रह दिए हुए हैं, ये भी चीज आपको पता होगी। आप यदि आप सबकी रिक्वायरमेंट होगी तो सभी चीज़ों को अपन देखेंगे, ग्रहों के बारे में भी पढ़ेंगे, उपग्रहों के बारे में भी पढ़ेंगे, कैंसर के बारे में, सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो अपन ने चैनल स्टार्ट किया है, मेरे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, नो डाउट, मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट आगे की चीज़ें, 2 शाखा और यहाँ पर आपकी दी हुई है, 2 शाखा और यहाँ पर दी हुई है, 1 मिनट रुक जाना हो, ये आपकी 2 शाखा और रह गई थी। एक हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी का मतलब है रक्त के बारे में अध्ययन करना, आरबीसी के बारे में अध्ययन करना, डब्ल्यूबीसी के बारे में अध्ययन करना, उसकी संरचना कैसी होती है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन की संरचना कैसी होती है, ठीक है, सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना हेमेटोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी का मतलब है पुष्पों का अध्ययन करना, जो तरह तरह के पुष्प होते हैं, उस पुष्पों का अध्ययन जो होता है, उस अध्ययन की जो शाखा होती है, उस शाखा को एंथोलॉजी कहते हैं। तो 4 शाखाओं को मैंने यहाँ पर बताया है। सबसे पहली ऑन्कोलॉजी, दूसरी एस्ट्रोलॉजी, हेमेटोलॉजी और एंथोलॉजी, सभी शाखाओं के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। छोटा सा प्रश्न पूछ लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है, लास्ट प्रश्न है, ठीक है, लास्ट प्रश्न आपका, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। हिपेरिन, हिपेरिन कोई प्रोसेस नहीं है भाई, हिपेरिन एक विशेष प्रकार का पदार्थ है जो आपके रक्त में होता है और रक्त को जमने से रोकने का काम करता है, यानी कि प्रति रक्त स्कंदन कारक माना जाता है, ठीक है, जो यकृत के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, ध्यान रखना। हेमेटोपोइसिस, ठीक है, या थ्रोम्बोसिस या विटामिनोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल सबका आंसर सही आ रहा है। यहाँ पर जो इसका सही आंसर रहेगा, आंसर ख सही रहेगा, यानी कि हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अस्थि मज्जा के द्वारा विशेष प्रकार की स्टेम सेल के द्वारा रक्त का निर्माण किया जाता है। रक्त में भी आरबीसी का निर्माण पहले, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण किया जाता है। छोटा सा यहाँ पर आपके वर्णन दिया गया है, इस चीज को अपन देख लेते हैं, फिर वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हेमेटोपोइसेटिक स्टेम सेल, यानी कि HSC, HSC, हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल या हेमेटोसाइटोब्लास्टोस्टेट स्टेम कोशिका, इसकी जो प्रारंभिक कोशिका होती है, यानी कि जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की जो प्रारंभिक कोशिका होती है, उस प्रारंभिक कोशिकाओं को HSC कोशिका कहते हैं, यानी कि हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल जो अन्य रक्त कोशिकाओं को जन्म देती है। इस प्रक्रिया को हेमेटोपोइसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हेमेटोपोइसिस कहते हैं। ये अधिकांशतः हड्डियों के मूल, यानी कि बोन मेरो, जिसको आप अस्थि मज्जा कहते हैं, वहां पर यह प्रक्रिया संपन्न होती है। यह आपकी कोई एक अस्थि है, अस्थि का जो स्टार्टिंग पार्ट यानी कि उसका जो ऊपर वाला शीर्ष होता है, उस शीर्ष को रेड अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मेरो कहता है, और रेड बोन मेरो के अंदर विशेष प्रकार की कोशिका होती है, उस कोशिका को HSC कोशिका कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। आरबीसी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की कोशिकाओं की उत्पत्ति के लिए प्रारंभिक कोशिकाओं के रूप में कौन सी कोशिका काम करती है, तो HSC कोशिका, जिसको कहते हैं हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल। स्टेम सेल मतलब उत्पत्ति करने वाली कोशिका, और इस कोशिकाओं के द्वारा इधर तो आरबीसी बन रहा है, नीचे डब्ल्यूबीसी बन रहा है, और नीचे प्लेटलेट्स बन रहा है, यानी कि तीनों की कॉमन रूप से स्टार्टिंग जो कोशिका होती है वो होती है HSC कोशिका। ऐसे करके आपके यहाँ पर 10 प्रश्नों को सोल्व किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कल मिलते हैं। टाइम के बारे में आप बोल रहे थे, ठीक है, आप कहोगे तो सुबह भी कर देंगे, आप कहोगे तो दोपहर को भी कर देंगे, और आप कहोगे तो आधी रात को 1 बजे भी कर देंगे। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, आपका टाइम शेड्यूल सेट होना चाहिए, लेकिन मैं आपके लिए इतनी कोशिश कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए। और इसके अलावा इस जो आपके प्रश्न है, इस प्रश्नों को आप कॉपी के अंदर लिखिए ताकि आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही खूब। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।